हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे थे, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हम लोग लेक्चर बहुत सारे लेक्चर देखे थे, जिसमें अलग अलग मतलब अभी हम लोग केवल थ्योरी कवर कर रहे थे, तो जिसमें थ्योरी के बारे में, पेंसिल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से कवर कर चुके हैं, और हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से डिटेल से कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग कवर करने वाले स्केल के बारे में, देखिए पिछले क्लास में भी हम आपको स्केल के बारे में बताए थे। स्केल में बताए थे कि एक 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, एक 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है, एक रोलिंग स्केल होती है, ये सब चीजें बताए थे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग स्केल पढ़ने वाले हैं वो स्केल हम लोग ड्राइंग के पर्पज से पढ़ने वाले। तो ड्राइंग में जो स्केल हम लोग को मिलेगी वो क्या क्या चीजें मिलेगी, जैसे देखिए यहाँ पे स्केल जो हम लोग पढ़ने वाले, ये स्केल का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। तो स्केल का फॉर्मेट यहाँ पे क्या चेंज होगा सो देखिए। तो ये है हम लोगों का आज का जो ड्राइंग का जो था, ड्राइंग का जो सेशन था वो हम लोगों का तीसरा सेशन है। इससे पहले 2 सेशन कवर कर चुके हैं, सब प्ले लिस्ट में है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा अच्छे से। ये कैरी वाले लोग और रेगुलर वाले लोग दोनों अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये हम लोग का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं स्केल के बारे में। तो स्केल के बारे में अगर जिक्र करा जाए ना, तो स्केल हम लोग किसको बोलते हैं सो देखिए। स्केल जो हम लोग बोलते हैं, सबसे पहला डिफिनीशन, डिफिनीशन लिखने के लिए आती है, आपको ध्यान रखिएगा, पूछ देगा व्हाट इज स्केल, स्केल के बारे में बताइए। एंड स्केल यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो जो स्केल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब स्केल की बात करिए। तो एक एक करके पूरा डिटेल से हम लोग समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, इस स्केल के बारे में देखते हैं। तो ए स्केल इज डिफाइंड एज द, देखिए एगो स्केल को हम लोग किस रूप में डिफाइन करते हैं, as the ratio of the linear dimensions of elements of the object as represented in the drawing to the actual dimensions of the same elements of the object itself is known as scale। तो देखिए अगर अपने भाषा में आप लिखना चाहें स्केल का डिफिनेशन तो लिख सकते हैं, it is defined as the ratio of length of drawing to the actual length of object। ठीक है, यानी स्केल हम लोग किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑन पेपर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऑन पेपर, यानी जो पेपर पर जो हम लोग ड्राइंग करते हैं ना, वो वाला ड्राइंग अपॉन में जो रियल में जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है ना, वो वाला लेंथ का जो रेशियो होता है ना, उसी रेशियो को हम लोग स्केल बोलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑन पेपर, जो पेपर पे आप लोग ड्राइंग पेपर पे जो बनाते हैं ड्राइंग, और जो एक्चुअल साइज का जो रहती है, एक्चुअल साइज का जो ऑब्जेक्ट रहता है, कभी कभी आप देखिएगा कि जो एक्चुअल साइज का ऑब्जेक्ट है, जितना लेंथ है उसका बस उतना ही लेंथ का हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं ड्राइंग पेपर पे। कभी कभी देखिएगा कि एक्चुअल साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब ड्राइंग पेपर पे हम लोग उसको बना रहे हैं तो उसको बहुत छोटा मान के बना रहे हैं। कभी कभी देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है, फिर जब उसको हम लोग ड्राइंग पे बना रहे हैं तो उसको थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं। जैसे कि हमको बिल्डिंग का बनाना, मान लेते मेरे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का नक्शा बनाना, तो जितना बड़का बिल्डिंग का जो नक्शा होती है, आप चेक करिए, बिल्डिंग जो है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल का जितना साइज है वो आपको दिख रहा होगा सामने। आप जिस घर में होंगे उस घर का डायमेंशन देख लीजिए, अगर आप जिस घर में होंगे उस घर का डायमेंशन देख ले, और अगर उस घर का ड्राइंग मेरे को बनाना, उस घर का अगर नक्शा मान लेते बना हुआ होगा आपका ना, तो आप देखिएगा कि वो नक्शा जो है मात्र एक पेज में बन गया होगा। तो वो क्या था, उतना बड़ा एक्चुअल साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस एक्चुअल साइज को छोटा करके ड्राइंग बनाया गया। तो वो जो छोटा करके बनाया गया तो वो स्केल का इस्तेमाल करके बनाया गया। कौन सा स्केल है वो सब चीजें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्केल क्या समझे, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑन पेपर, जो पेपर पे जो डायमेंशन यूज किए हैं ड्राइंग बनाने के लिए वो वाला लेंथ, अपॉन में जो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल लेंथ है, उस एक्चुअल लेंथ, उस दोनों लेंथ का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा स्केल यूज्ड इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो स्केल यूज होता है वो एक स्केल होती है फुल साइज स्केल, एक होता है रिड्यूसिंग स्केल, एक होता है इनलार्ज स्केल। तो यहाँ पे एक एक करके डिटेल से समझते हैं, फुल साइज स्केल क्या होती है, रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है, इनलार्ज स्केल क्या होता है।
तो सबसे पहले देखिएगा फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल होती क्या? तो फुल साइज स्केल एक वैसा स्केल है जिस स्केल के माध्यम से जितना वस्तु का यानी ऑब्जेक्ट का जितना साइज है ना, सेम टू सेम वही साइज का हम लोग ड्राइंग पेपर पे उसका ड्राइंग बनाते हैं। यानी जो एक्चुअल में साइज है और जो ड्राइंग वाला जो साइज है वो दोनों अगर लेंथ इक्वल इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल साइज स्केल। तो फुल साइज स्केल को जब हम लोग ये स्केल निकालेंगे ना तो 1/1 निकलता है, यानी 1:1 का कहीं पे भी बना हुआ है ये फुल साइज स्केल माना जाता है। 1:1 कहने का मतलब कि लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑन पेपर अपॉन में लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ, दोनों का तो लंबाई इक्वल इक्वल है। जब दोनों का लंबाई इक्वल इक्वल है तो दोनों का अनुपात इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, तो फुल साइज स्केल समझे। दूसरा होता है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में क्या होती है ना कि जो एक्चुअल साइज है ना वस्तु का वो बहुत बड़ा है, और जब हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं वो उस एक्चुअल साइज जो बहुत बड़ा है ना उसको मान के छोटा करके हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं। तो छोटा करके जो ड्राइंग बना रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। जैसे देखिए भारत तो बहुत बड़ी देश है, लेकिन इस भारत का नक्शा देखिएगा ना कि एक छोटा सा पेपर पे बना दिया जाता है और पूरा का सारा डायमेंशंस भी वहां पे लिख दिया जाता है कि कहां से कहां तक का कितना डिस्टेंस है। सो तो वो वहां पे रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक होती है इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल मतलब कि जो एक्चुअल साइज है ना ऑब्जेक्ट का वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अब उस छोटा सा ऑब्जेक्ट को मेरे को ड्राइंग बनानी है, तो उस छोटा सा ऑब्जेक्ट को ड्राइंग कैसे बनाएंगे? तो उसका डायमेंशन को बड़ा करके मान लेते हैं। तो बड़ा करके मान लेंगे तो इन लार्ज स्केल में वो बड़ा हो जाएगी। ठीक है, और देखिए ना बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती है, सभी गाड़ियां का नक्शा तैयार होता है पहले। तो सब अब नक्शा तैयार होता है तो उसका डायमेंशनिंग तो छोटा छोटा बनेगा पेपर पे। अब तो कैड वाला सिस्टम आ गया, अब सब कुछ कंप्यूटर पे ही होती है, लेकिन शुरुआत में आपको पेन पेंसिल से बनाना ही पड़ेगा ड्राइंग। तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है अगर उसको ड्राइंग करनी है तो उसको ड्राइंग हम लोग कर सकते हैं पेपर पे, लेकिन जो भी साइज लेंगे क्योंकि उतना बड़ा बड़ा डायमेंशंस, छोटे सा अगर पेज है तो कैसे लेंगे? तो जो एक्चुअल में जो मान लेते हैं 10 किलोमीटर लेंथ है उसको हम लोग पेपर पे क्या मानेंगे? 1 सेंटीमीटर मानेंगे। 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर ये पेपर पर है, और लेकिन 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में दिखा कितना रहा है? 10 किलोमीटर दिखा रहा है। तो एक्चुअल में 10 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन उसको पेपर पे जब ड्राइंग बनाएंगे तो उसको 1 सेंटीमीटर मानेंगे। तो वो वहां पे कौन सा स्केल का इस्तेमाल किया? रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल किया, यानी जो एक्चुअल लेंथ हुआ था उसको रिड्यूस कर लिए। ठीक है, तो ये फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, इन लार्ज स्केल, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। इन लार्ज स्केल में देखिएगा जैसे घड़ी का सुई होती है ना, बहुत छोटी छोटी सुई होती है, और जितने भी डायोड होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे डायोड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, सब छोटे छोटे चीजें होती है। तो उस सब को जो ड्राइंग बनाई जाती है वो सब में इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, इन लार्ज स्केल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और इन लार्ज स्केल का डिफिनीशन। तो देखिए हम लोग अब एक एक करके स्केल का डिफिनीशन देखते हैं। तो जो अभी हम बताए हैं बस वही डिफिनीशन के रूप में। जैसे फुल साइज स्केल में क्या है कि जो लेंथ ऑफ ड्राइंग है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है। देखिएगा, व्हेन ड्राइंग आर ड्रॉन, जब ड्राइंग हम लोग ड्रॉन करते हैं इक्वल टू द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो एक्चुअल साइज जो है ना ऑब्जेक्ट का उसी के बराबर अगर हम लोग ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो जो स्केल वहां पे इस्तेमाल किए हैं वो हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पे स्केल जो इस्तेमाल किए उसको बोलेंगे फुल साइज स्केल। यानी फुल साइज स्केल में हमेशा रेशियो जो बनती है 1:1 के बराबर होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फुल साइज स्केल समझ में आ गया होगा। एक होती है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में हमेशा ध्यान रखिएगा जो ड्रॉइंग लेंथ होती है ना वो एक्चुअल साइज से छोटा होता है। तो देखिएगा, व्हेन ड्रॉइंग आर ड्रॉन स्मॉलर, यहाँ पे देखिएगा स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होता है? ड्राइंग जो लेंथ होती है ना वो छोटा होता है। जैसे कि बिल्डिंग का ड्राइंग करेंगे तो थोड़ी ना जितना बड़ा बिल्डिंग है उतना बड़ा ड्राइंग करेंगे पेपर में, नहीं, आपको छोटा करके बनानी होगा, तो रिड्यूसिंग स्केल। जैसे ब्रिज का बनानी है, लार्ज मशीन का, तो ये सब का जो ड्राइंग बनती है उसमें रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। द स्केल यूज्ड इज सेड टू बी रिड्यूसिंग स्केल। तो वहां पे जो भी स्केल का इस्तेमाल किया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग स्केल के नाम देंगे। जैसे इसका देखिए 1:5, 1:2 etc, इस रूप में देखने को जहां पे भी मिलेगा वो रिड्यूसिंग स्केल। जैसे देखिए 1/5 कहने का मतलब देखिए 5 क्या था? एक्चुअल लेंथ,
और इस 5 को हम लोग 1 दिखा रहा है, तो 1 क्या दिखा रहा है, ये ड्राइंग लेंथ, यानी एक्चुअल में 5 यूनिट था। अब उस 5 यूनिट को हम लोग क्या मान के देख रहे हैं, उस 5 यूनिट को 1 यूनिट मान के और फिर ड्राइंग बना दे रहे हैं। 1:2, कहीं कहीं देखने को मिलेगा 1:50, 1:100, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अगर नीचे में ज्यादा वैल्यू मेरे को दिखने को मिले तो वो रिड्यूसिंग स्केल है। दोनों अगर इक्वल अनुपात देखने को मिले तो फुल साइज स्केल है। एक होती है इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल में जो हम लोग ड्राइंग लेंथ जो बनाते हैं ना, यानी ड्राइंग जो बनाते हैं उसका जो साइज होते हैं वो बहुत बड़ा होता है। तो क्या सो देखिए इन लार्ज स्केल में when drawing are drawn larger than the actual size of the object, यानी जो एक्चुअल साइज है ना ऑब्जेक्ट का, उसके कंपैरिजन में जो ड्राइंग हम लोग बनाते हैं ना वो बहुत बड़ा बनता है। और जैसे कि सिंपल स्मॉलर बोलना चाह रहे हैं कि स्मॉलर मशीन पार्ट्स, मशीन का छोटे छोटे पार्ट्स आता है, नट बोल्ट ये सब आती है, तो वो सब का अगर ड्राइंग बनानी है तो उसको हम लोग इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल करते हैं। वॉचेज, घड़ी का भी बहुत सारी पार्ट्स आती है जो छोटी छोटी पार्ट्स रहती है, तो उसको अगर हमको ड्राइंग बनानी है तो बड़ा करके दिखाएंगे, इन लार्ज मतलब जूम करना। ठीक है, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनानी रहती है, उसका ड्राइंग बनानी रहती है, तो उसको हम लोग इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल करेंगे। द स्केल यूज्ड इज सेड टू बी इन लार्ज स्केल, तो वहां पे जो स्केल इस्तेमाल किया जा रहा है उसको इन लार्ज स्केल बोलेंगे। इसको जो रेशियो रहेगा ना, ये 50/1 का देखने को मिलेगा, 100/1 देखने को मिलेगा, 10/1, 2/1, इस तरह का देखने को मिलेगा। मतलब कि नीचे वाला हमेशा एक्चुअल साइज रहेगा। एक्चुअल साइज जो है ना वो छोटा है, और जो ड्राइंग साइज है ना, ड्राइंग लेंथ है ना वो बहुत बड़ा है। एक्चुअल लेंथ छोटा है और जो ड्राइंग लेंथ है ना वो बहुत बड़ा है। तो वो जहां पे उस प्रकार का स्केल दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन लार्ज स्केल। तो उम्मीद करते हैं फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और इन लार्ज स्केल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कैसे लगाया हुआ है सो। तो देखिए रिड्यूसिंग स्केल का क्या है, तो रिड्यूसिंग स्केल का 1:2 है, 1:20 है, 1:200 है, 1:2000 है, इस तरह का। तो यहाँ पे जनरली क्या है, ये सब जो नीचे वाला वो सब क्या एक्चुअल लेंथ है और ये सब छोटा छोटा करके बनाया गया। तो रिड्यूसिंग स्केल में जनरली हम लोग वही करते हैं, एक्चुअल साइज बहुत बड़ा रहेगा उसको हम लोग छोटा करके ड्राइंग बनाते हैं। ये सब क्या है, ये सब जनरली हम लोग का रिड्यूसिंग स्केल है। इन लार्ज स्केल में क्या हम लोग करते हैं, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग बड़ा बनाते हैं। तो इन लार्ज स्केल में 50:1, 5:1, 20:1, 2:1, 10:1, इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। फुल साइज स्केल में बस सिंपल एक ही गो 1:1, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं। 1:1 फुल साइज में यही इसका ऑप्शन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलती है। तो रिड्यूसिंग स्केल, इन लार्ज स्केल, फुल साइज स्केल, यहाँ तक डिटेल से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब देखिए एक यहाँ पे हम लोगों को नया चीज से मुलाकात होता है, नया चीज से भेंट होती है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब कि आरएफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो जब भी ड्राइंग बनाइएगा ना आप, तो ड्राइंग बनाते वक्त आपको ना आरएफ का जरूरत पड़ेगी। तो ये आरएफ आपको याद रखना, यानी आरएफ जो अभी हम लोग पीछे जो स्केल पढ़े ना, उसी वही चीजवा है, उसी का नाम है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जैसे देखिए आरएफ का क्या कंडीशन है, जब भी ड्राइंग बनाइएगा तो आरएफ आपको जरूरत पड़ेगी। आरएफ यही दिखाती है कि इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल साइज का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताती है मेरे को आरएफ। तो देखिए आरएफ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ऑन द ड्राइंग। देखिए जो ड्राइंग के लिए जो हम लोग ड्राइंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड, और जो एक्चुअल साइज होता है जो वस्तु का, उस दोनों का जो अनुपात होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यानी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑन पेपर टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज आरएफ, इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आरएफ का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आरएफ को इस तरह से देखिए रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं, आरएफ बराबर लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑन पेपर, पेपर पे जो ड्राइंग बनाते हैं वो वाला, टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का जो एक्चुअल लेंथ होती है, वस्तु का एक्चुअल लेंथ हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रहेगा आपको। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गई, आरएफ हो गया यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जरूर याद रखिएगा आरएफ। अब देखिएगा आरएफ ना यहाँ से क्वेश्चन में आपसे पूछेगी एमसीक्यू में, आरएफ का वैल्यू किसके किसके बराबर हो सकती है। तो देखिए आरएफ का जो वैल्यू है ना, द आरएफ ऑफ द ड्राइंग इज ग्रेटर देन यूनिटी, यानी आरएफ जो हो सकती है एक से बड़ा हो सकती है व्हेन इट्स शोन ऑन द इन लार्ज स्केल, जब हम लोग इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे यहाँ पे देखिए ये आरएफ ही ना है, ये सब जो रेशियो है, रेशियो क्या है, आरएफ ही है सब। तो देखिएगा यानी अगर हम लोग इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए 50/1 है, तो 1 से 50 में डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आरएफ निकलेगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, यानी आरएफ का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकते। देखिए आरएफ बराबर हम लोग क्या देखें, आरएफ बराबर लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन में एक्चुअल लेंथ, यही ना जनरली हम लोग पढ़े। तो देखिए ये 1:2 है, ये 1/2 है, मतलब कि नीचे वाला एक्चुअल लेंथ है, ऊपर वाला क्या है, ड्राइंग लेंथ है, तो 2/1 कहने का मतलब ये 0.5 हो रही है। यानी ये जो आरएफ का जो वैल्यू आ रहा है वो लेस देन, यहाँ पे देखिएगा 0.5 है, यानी लेस देन 1 से छोटा आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा देखिएगा इन लार्ज स्केल है, तो इन लार्ज स्केल को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये है 50/1 का रेशियो। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग कितना है 50, और नीचे वाला एक्चुअल लेंथ है, तो यानी 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 50 आ जाएगा। यानी यहाँ से जो आरएफ आया वो आरएफ 1 से बड़ा आया। अब एक और कंडीशन देखिए फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल का क्या कंडीशन था, 1:1, और यानी आरएफ का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर भी आ सकता है। यानी कंडीशन हो गई यहाँ पे कि अगर हम लोग रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आरएफ का जो वैल्यू है ना वो लेस देन 1 होगा। अगर हम लोग इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आरएफ का वैल्यू देखिएगा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर फुल साइज स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आरएफ बराबर 1 होगी। यानी आरएफ का जो वैल्यू है ग्रेटर, इक्वल और लेस देन 1 हो सकती है। 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर भी हो सकता है आरएफ। ये एमसीक्यू के लिए बहुत जबरदस्त सवाल आपसे पूछ देगा, आरएफ इज ग्रेटर देन 1, विच स्केल इज यूज्ड इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के लिए कौन सा स्केल का हम लोग इस्तेमाल किए। तो जब आरएफ ग्रेटर देन 1 होती है तो उस सिचुएशन में हम लोग कौन सा स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन 1 है ना, तो इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए तो वहाँ पे हम लोग इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आरएफ का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा तो फिर हम लोग रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आरएफ का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो हम लोग फुल साइज स्केल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है आरएफ का, याद रखिएगा सब। वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट, आरएफ ऑफ ड्राइंग इज ग्रेटर देन यूनिटी, अगर आरएफ का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे जो भी स्केल का इस्तेमाल किया गया वो एक प्रकार का इन लार्ज स्केल है। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा और है आगे टाइप्स ऑफ स्केल। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्केल भी है, तो अब किस पर्पज से, सो देखिएगा द स्केल यूज्ड इन प्रैक्टिस आर क्लासिफाइड है, यानी प्रैक्टिस के पर्पस से जो हम लोग का स्केल है ना वो है प्लेन स्केल है, एक है डायगोनल स्केल है, वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड है। यहाँ से आपको ना प्लेन स्केल एकदम 100% है कि बनाने के लिए देगा आपको एग्जाम में, डायगोनल स्केल भी आपको बनाने के लिए देगा एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, इसको बनाने आना चाहिए सबको, समझे, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड नहीं देगी, लेकिन आपको बता दे रहे हैं यहीं पे टॉपिक में है, तो आपको सीधे सीधे सब समझा देते हैं थ्योरी। तो देखिए प्लेन स्केल क्या है, प्लेन स्केल जो सिंपल हम लोग के पास जो स्केल होती है ना, जो आपके इंस्ट्रूमेंट में जो स्केल लगी हुई होगी ना 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का, वो एक प्रकार का प्लेन स्केल है। वो प्लेन स्केल 2 यूनिट तक का रीडिंग मेरे को दिखाता है। जैसे उसमें देखिएगा आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर उसमें लिखल होगा, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर होगा, और 1 से 2 के बीच में भी 10 पार्ट बांटल होगा, वो पार्ट हुआ मिलीमीटर कहलाता है। एक तरफ मिलीमीटर और सेंटीमीटर होगा और दूसरा तरफ फीट और इंच में आपको होगा। अब देखिएगा अपना स्केल, तो वो प्लेन स्केल है, यानी इस प्लेन स्केल के मदद से ओनली 2 ही यूनिट हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। एक होती है डायगोनल स्केल, तो डायगोनल स्केल से हम लोग 3 यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं, 3 यूनिट एक साथे, यानी जैसे अगर प्लेन स्केल होगा तो जैसे 2.5 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट करते हैं। देखिएगा 2.5 सेंटीमीटर करने का मतलब कि 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, तो इसमें 2 यूनिट हुआ, तो 2 यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं प्लेन स्केल के मदद से। डायगोनल स्केल के मदद से 2.56 मीटर, 2.56 मीटर लिख सकते हैं।
इसको ना मीटर नहीं डेसीमीटर डाल दीजिए, यानी तो मीटर भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.56 मीटर है, तो मीटर तक, तो इसको देखिए हम लोग क्या, यहाँ पे 3 गो यूनिट है, 1 2 3, 3 गो यूनिट है, तो 3 गो यूनिट तक मेजरमेंट करना तो हम लोग डायगोनल स्केल का इस्तेमाल करेंगे। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, सो देखिए 2.56 क्या है, यानी मिली सेंटी डेसी मीटर, यानी इसको देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, 2 मीटर और 2 मीटर फिर 50 डेसीमीटर फिर ये 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा 2.56 मीटर, समझे। तो यानी इसमें 3 गो रीडिंग मेजरमेंट हो रही है, अब 3 गो यूनिट मेजरमेंट हो रहा है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि डायगोनल स्केल में पॉइंट के बाद कितना डिजिट तक हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, तो पॉइंट के बाद ओनली 2 ही डिजिट तक, यानी 2 ही यूनिट, पॉइंट के बाद 2 यूनिट रहे ना, तो पॉइंट के बाद 2 ही यूनिट तक हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं डायगोनल स्केल से। अब पॉइंट के पहले एगो यूनिट है तो टोटल मिला के 3 यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं डायगोनल स्केल से। प्लेन स्केल में पॉइंट के बाद 1 यूनिट तक ही मेजरमेंट कर सकते हैं, और पॉइंट से पहले भी 1 यूनिट, यानी टोटल 2 यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल की मदद से। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक होती है वर्नियर स्केल और एक होता है स्केल ऑफ कॉर्ड, ये क्या होती है ये थोड़ा हम लोग आगे डिटेल से समझते हैं। देखिए क्या प्लेन स्केल का कंडीशन दिया हुआ है कि एक प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ लाइन divided into suitable number of equal parts of units. प्लेन स्केल रिप्रेजेंट्स आइदर 2 यूनिट्स, प्लेन स्केल जनरली 2 गो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और ए यूनिट्स एंड इट्स सब डिविजन, 2 गो यूनिट तक मतलब मेजरमेंट कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही मेजरमेंट करेंगे, 2 ही यूनिट रहेगा तभी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, सिंगल यूनिट भी मेजरमेंट हो जाएगा प्लेन स्केल से। जैसे अगर 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना तो आराम से 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम की बात कर रहा, मैक्सिमम 2 यूनिट तक हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं इस प्लेन स्केल के माध्यम से, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अगर आप 1 ही यूनिट आपको मेजरमेंट करना तो मेजरमेंट कर लीजिए 1 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल स्केल से मैक्सिमम 3 यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि हमको 2 यूनिट मेजरमेंट करना है, तो ऐसा नहीं कि 2 यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए हम प्लेन स्केल बनाएंगे, 2 यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए हम डायगोनल स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बनाने के लिए बोला है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको प्लेन स्केल के बारे। अच्छा प्लेन स्केल तो हो गई। अब देखिए जब प्लेन स्केल बनाएंगे ना तो हम लोग को इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। अब ये प्लेन स्केल बनता कैसे, इसका बनाने का अलग अलग प्रोसेस है, तो अलग अलग प्रोसेस है, किस रूप में बनेगा वो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं। तो प्लेन स्केल हो गई, देखिए डायगोनल स्केल आपको ना इस तरह का दिखेगा। प्लेन स्केल में देखिए देखिए ये वाला इस तरह से यूनिट बन रहा है, और देखिएगा ये जो एनए बना ना इसको 10 इक्वल पार्ट्स में इन्हें बांट देगा, और फिर यहाँ से हम लोगों को क्या दे देगी, तो एगो यूनिट एनए मिल जाती है और एगो यूनिट एनए से मेजरमेंट हो जाता है, यानी प्लेन स्केल से 2 यूनिट। डायगोनल स्केल में देखिएगा एगो यूनिट एनए मेजरमेंट हो जाएगी, एगो यूनिट एनए मेजरमेंट हो जाएगा, एगो यूनिट एनए मेजरमेंट हो जाएगा, तो तीनों तरफ मेजरमेंट हो जाती है, तो ये डायगोनल स्केल है। अब देखिए डायगोनल स्केल का क्या कंडीशन था। A diagonal scale is used when very minute distance such as 0.01 mm are to be accurately measured or when measurements are required in 3 units। देखिए प्लेन स्केल के मदद, प्लेन स्केल के कंपैरिजन में डायगोनल स्केल ना बहुत एक्यूरेट वैल्यू मेरे को देता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेरे को प्रोवाइड करेगा। और डायगोनल स्केल का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब बहुत छोटी सी छोटी डिस्टेंस को मेरे को मेजरमेंट करना और एक्यूरेटली के साथ मेजरमेंट करना, एक्यूरेसी के साथ, तो हम लोग जनरली डायगोनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और डायगोनल स्केल से हम लोग कितना यूनिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं, 3 यूनिट तक। ये दिया हुआ डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये मतलब मैक्सिमम 3 गो यूनिट, मिनिमम एगो यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं, 2 गो यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं, 3 गो यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जब भी डायगोनल स्केल बनाएंगे तो देखिएगा वो डायगोनल स्केल इस तरह का बन जाएगा। प्लेन स्केल भी बनाने के लिए सिखाएंगे, डायगोनल स्केल भी बनाने के लिए सिखाएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का क्या कंडीशन है सो देखिएगा। वर्नियर स्केल लाइक डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल डायगोनल स्केल के ही जैसा होता है। आर यूज टू रीच वेरी स्मॉल यूनिट्स विद ए ग्रेट एक्यूरेसी, मतलब इसका भी जो इस्तेमाल है बहुत छोटी से छोटी स्मॉलर डायमेंशंस को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। ये वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वर्नियर स्केल 2 पार्ट से बना हुआ रहता है, एक प्राइमरी स्केल और एक वर्नियर स्केल की मदद से। ये देखिएगा ये है वर्नियर स्केल। इसका ना अगर आपके कॉलेज में लैब हुआ होगा ना तो आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ये सब दिखाया गया होगा। आपके कॉलेज में लैब होती है नहीं होती, आप जरूर मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
और ये क्या वर्नियर स्केल के माध्यम से आप कोई भी तार का डायमीटर मेजरमेंट किए हैं या नहीं किए हैं, वो भी मेरे को आप जरूर एक बार बताइएगा। ठीक है, तो ये आप मेरे को जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक होता है स्केल ऑफ कॉर्ड। तो स्केल ऑफ कॉर्ड का क्या कंडीशन है सो देखिएगा। तो स्केल ऑफ कॉर्ड बोलता है कि द स्केल ऑफ कॉर्ड इज यूज्ड टू सेट आउट और मेजर एंगल्स ए प्रोटेक्टर इज नॉट अवेलेबल। अगर देखिएगा मेरे को प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं है, प्रोटेक्टर से मेनली हम लोग जनरली एंगल को मेजरमेंट करते हैं, अगर प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पे हम लोग स्केल ऑफ कॉर्ड का इस्तेमाल करके एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वही है, द स्केल ऑफ कॉर्ड इज यूज्ड टू सेट आउट और मेजर एंगल्स। ए प्रोटेक्टर इज नॉट अवेलेबल, अगर प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि स्केल ऑफ कॉर्ड, वर्नियर कैलिपर्स, डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन। सबको याद होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, यानी मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम सारा का सारा लिख दिए हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट, 1 मीटर बराबर 39.97, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर। देखिएगा, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 यार्ड बराबर 36 इंच, 1 यार्ड बराबर 3 फीट। ठीक है, 1 फीट बराबर 12 इंच। देखिएगा आपको ना कहीं कहीं इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर 12 के ऊपर कहीं ऐसे दुगो देखने को मिले तो ये दुगो क्या दिखाता है, ये इंच है। और अगर 12 के ऊपर जैसे 3 के ऊपर ये दिखा रहा है तो ये मेरे को क्या दिखाती है, ये मेरे को इंच नहीं दिखाएगा, ये मेरे को क्या दिखा देगा, फीट दिखा देगा, फीट। याद रहेगा, यानी 1 फीट, ये 1 फीट बराबर क्या हो जाता है, 12 इंच। यानी 1 के ऊपर डैश है बराबर 12 के ऊपर डबल डैश है, इसका मतलब कि 1 फीट बराबर 12 इंच। ये सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट लोग, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, ये फीट, इंच, यार्ड, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ये आपको पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइएगा तो आपको यही चीज मिलेगा। सीधे सीधे बोलेगा ये आपका ठेकेदार, इंजीनियर साहब यहाँ 5 फीट छोड़ रहे हैं, इंजीनियर साहब यहाँ 2.5 mm का 2.5 इंच यहाँ ढाल रहे हैं ढलाई, इंजीनियर साहब 3.5 इंच ढालेंगे ढलाई, आधा इंच मार लेंगे पैसा। तो आपको समझना होगा 2.5 इंची क्या होती है, 1.5 इंची क्या होता है, 2 फीट क्या होती है, 5 फीट। कोई बोलेगा कि सर इंजीनियर साहब यहाँ हम 2 फीट रास्ता छोड़ेंगे, आप समझ लीजिएगा। अब 2 फीट आपको बुझाइबे नहीं करेगा कि 2 फीट कितना कम से कम दूरी होती है। तो ये सब आपको अभी से ही अनुमान लगा लेनी जरूरी है। ठीक है, 1 मीटर बराबर इतना यार्ड, 1 यार्ड बराबर इतना, 1 एकड़ बराबर 48-40 यार्ड, 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़। ये कन्वर्टिंग लेंथ यूनिट था। ये एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कन्वर्ट करना, तो किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में मीटर से, फिर मीटर से किलोमीटर में। ये कन्वर्जन जरूर याद रखिएगा। ये सब आप लोग उम्मीद करते हैं कि सब जानते होंगे, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोलना चाह रहा है ना, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि देखिए अगर किलोमीटर से आप मीटर में आइएगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीटर से सेंटीमीटर में आइएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आइएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाइएगा तो 10 से डिवाइड करना होगा, सेंटीमीटर से मीटर में तो 100 से डिवाइड करना होगा, मीटर से किलोमीटर में तो 1000 डिवाइड करना होगा। अब देखिएगा जैसे यहाँ 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 मीटर हो गया। और अगर 120 सेंटीमीटर को मीटर में जाना था तो इसमें हम लोग क्या किए, 100 से डिवाइड कर दिया तो 1.25 मीटर हो गया। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई आज का पूरा सेशन, जिस सेशन में हम लोग स्केल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी तक आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, पूरा थ्योरी आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर अभी तक थ्योरी नहीं समझ पाया तो आप जाइए पीछे, पहले वाला लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर, इसके बाद ये 3 लेक्चर है, सब अच्छे से डिटेल से देखिए, सारा का सारा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक, थैंक यू।